मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि बांग्लादेश का मुद्दा उठाया गया झारखंड में, बहुत बड़ा मुद्दा था, पर बांग्लादेश इनफिल्ट्रेशन, अगर बांग्लादेशी झारखंड में एंटर किए हैं तो केंद्र का कहीं ना कहीं तो था ना, क्योंकि बॉर्डर से कैसे वो इनफिल्ट्रेट कर पाए। दूसरी तरफ अडानी जी का जो मामला यूएस में उठा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि दोनों ही मुद्दों पे, जो झारखंड में बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन या फिर महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ से जो अडानी का मामला उठाया गया था धारावी को लेकर, और आज जो सामने आया है यूएस कोर्ट का और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का, तो आपको नहीं लगता है कि यही केंद्र की सरकार को चाहिए कि कम से कम आम आदमी के लिए, देश के लिए, देश के माने कहते हैं ना सही के पैमाने विश्वास में लेने के लिए, विश्वास में लेने के लिए एक स्टेप उठाया जाए? क्यों विपक्ष? और दूसरी तरफ विपक्ष आज से नहीं, 2024 के चुनाव लोकसभा के पहले से ही वो एक ही कॉरपोरेट को टारगेट कर रहा है, उसका नाम है अडानी। क्यों? अंबानी, अडानी अंबानी दोनों। अडानी को टारगेट कर रहा है, क्या है कारण? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो एक टारगेट करके अपने लॉबी में लाने की कोशिश कर रहा है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम टारगेट कर रहे हैं जिससे कि तुम मेरे साथ आ जाओ, ये भी होता है। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसी कोई बात होगी, पर अगर मोदी जी एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? विपक्ष के इस मुद्दे को उठाने के पीछे क्या रीजन है? बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को चुनाव के वक्त लाने का क्या कारण है? असम में भी तो हुआ, हेमंत बिस्वा जी है वहां। क्या असम में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन नहीं है? क्या बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे, जब झारखंड का निर्माण हुआ था, क्या उस समय बांग्लादेशी नहीं थे वहां? फिर यह मुद्दा सिर्फ चुनाव के दौरान सेंटिमेंट्स को इनकैश करने के लिए, इमोटिव लेवल पे चुनाव लड़ने के लिए क्यों की जाती है? इस पे दोनों ही अपने वरिष्ठ पत्रकारों से मैं जानना चाहता हूं। देखिए अजय जी, जहां तक असम की बात आपने उठाया, तो असम में कुल 23 जिले हैं। 23 जिला में 21 जिला में बांग्लादेशी बिलोंग करते हैं। बोडोलैंड इलाका जो होता है, बोडोलैंड इलाका जो सी फॉर कैट होता है, सी उस तरह से सी के क्षेत्र की तरह उसका नक्शा है, और बीच में तमाम बांग्लादेशी भरे हुए हैं। करीमगंज, धुबड़ी, करीमगंज में देखिए कितने, धुबड़ी और करीमगंज बांग्लादेश से, असम से जुड़ा हुआ है, दो बॉर्डर इलाका पड़ता है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल से 4022 किलोमीटर तक का इलाका जो पड़ता है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ पड़ता है। अभी सीमा का बहुत सारे ऐसे पश्चिम बंगाल के घर हैं जो सटे हुए हैं, जो कि ड्राइंग रूम अगर भारत में है तो उनका बेडरूम होता है बांग्लादेश में। आधी नदी इधर है तो आधी नदी उधर है। इस पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया, सिर्फ बातें हो रही हैं। और जो आपने कहा कि झारखंड में, चाहे असम में 1971 के बाद से बांग्लादेशियों का आना चालू हुआ है, उसको रोकने का प्रयास कब किया गया? वो तो फ्री कर दिया गया कि चकमा आ रहे हैं भाई, चकमा हिंदू है तो आएंगे। उस वक्त की हुकूमत जो थी भारत सरकार की, उन्होंने रोका था कि बांग्लादेशी चाहे हिंदू आए चाहे मुसलमान आए, उनको रोकना है, भारत में नहीं आने देने का है। लेकिन उस वक्त के विपक्ष के नेता जो थे, उन लोगों ने कहा नहीं, हिंदू चकमा है वो आएंगे, तो चकमा के भेष में सारे लोग आ गए। आज झारखंड ही नहीं, आप देखेंगे तो दिल्ली में भी बांग्लादेशी हैं, मुंबई में भी बांग्लादेशी घुसपैठ कर गए हैं, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। पूरी तरह से श्रम बाजार को ये लोग प्रभावित कर रहे हैं अजय जी। जितना टुक टुक, किसी शहर में चलने वाले टुक टुक उठा करके देखिए और उनसे बात कीजिए, वो लोग कहाँ के हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितनी बनती है, मैं कहता हूँ उसमें 60%, 70% मजदूर जो काम करते हैं वो बांग्लादेशी होते हैं। तो ये बांग्लादेशी पर नियंत्रण देने का, करने का जो काम है, वो सच में केंद्र सरकार का ही है। और स्थानीय स्तर पर भी इसको नकेल देने का काम थानेदार का है, मुखिया का है, सरपंच का है, एमएलए का है। ये सब सिस्टम हमारे यहाँ जो बने हुए हैं, इतनी मजबूत पंचायती व्यवस्था है जैसे कि आज चाहे तो कल से नकेल लग जाए, लेकिन सबको संरक्षण मिल रहा है। तो संरक्षण के तहत ये काम चल रहे हैं, जिससे नुकसान है भारत सरकार को, राज्य सरकार को, और आने वाले कल के लिए हम लोगों के बाल बच्चों को, हमारे जनरेशन को भी ये भारी नुकसान है। और इस पर कोई ब्लूप्रिंट ठोस इन लोगों का तैयार नहीं है। किसी पार्टी की बात हम कर रहे हैं, अब तक मान लीजिए कि 10 साल तो हो गए असम में सरकार रहते हुए,
हुए और 12 साल के आसपास हो गया केंद्र सरकार रहते हुए, क्या ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है विदेशियों को भगाने के लिए? जो कानून 1857 से चलते आ रहा है, वही कानून अभी भी हम लोग का चल रहा है। इनको चिन्हित करके हम बाहर कैसे करेंगे? एक तरफ संरक्षण देंगे, दूसरी तरफ बाहर कैसे करेंगे? अभी फिर भगदड़ मचा हुआ है। अभी जो शेख हसीना आई हुई है इंडिया में, वहां से फिर घुसपैठ है। उठा करके देखिए अरुणाचल, अरुणाचल के लोगों से बात कीजिए, वो लोग क्या कहते हैं। मिजोरम के लोगों से बात कीजिए, वो लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं। आखिर मणिपुर भी डिस्टर्ब हुआ है, उसमें भी क्या कारण है? इसको तो तह तक जाने की जरूरत है अजय जी। और यहाँ जो बिजली तैयार हो रहा है अडानी का, वो पूरा का पूरा बिजली बांग्लादेश चला जाता है। अडानी का है। ये अडानी का है, अडानी की ही बात मैं भी बता रहा हूँ कि पूरी की पूरी बिजली चली जा रही है। जबकि शुरू में उन्होंने कहा था कि इसके उत्पादन का कुछ परसेंटेज हम यहाँ भी देंगे। तब आप ये सोचिए कि लोगों के बीच में दर्द होगा कि नहीं होगा। और जिस तरह का मामला उछल करके आया है, निसंदेह मोदी जी के बारे में सब लोग कहता है कि बड़े पाक साफ हैं, तो उनको एक संसदीय कमेटी बना देनी चाहिए। उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के दोनों लोग रहे, 6 आदमी रहे, 5 आदमी रहे, 11 आदमी रहे, जो भी रहे, संसदीय टीम बना करके इसको करनी करनी चाहिए। क्योंकि विश्व स्तर पर ये बदनामी है कि हमारे यहाँ का कोई बंदा या कोई इंसान घूस दे करके काम करता है और करवाता है। ये बात अगर विदेशों में ये चर्चा होती है तो हम हमारे चर्चा भारतीय ही लोगों नहीं, के लिए इस पे एफबीआई शर्म की सुनने बात में है आया है और ये कि दुख की एफबीआई बात है। सुनने में आया है कि एफबीआई के पास इसके रिपोर्ट्स हैं। सुनने में आया है कि यूएस सिक्योरिटी एजेंसी जो है, सिक्योरिटी एंड एनर्जी कमीशन और कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वारंट भी इशू कर दिया है। हालांकि बिना जुर्म साबित हुए वारंट इशू होना कोई मतलब नहीं रखता। ये रिपोर्ट्स जो आई हैं उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं, कितनी सच्चाई है इस पे हम जानना चाहेंगे। और लेकिन जो अजय जी, हाँ जहां जी, धुआं है वहां आग है। इस चीज को भी पकड़ के चलिए, ठीक है। हम नहीं कह रहे हैं कि अडानी हो, अंबानी हो, मोदी जी हो, मैंने विश्व विश्व मैंने दूसरे देशों में अपने देश की बदनामी बर्दाश्त करेगा या होने देगा। लेकिन जहां धुआं है वहां आग, कुछ न कुछ तो आग है, उससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता है। चलिए इस धुएं के बारे में हम सुभाष जी से भी जान ले कि क्या स्थिति है आम जनता के बीच में भी। क्या ये डिस्कशन का मुद्दा है या सिर्फ राजनीतिक स्तर पे ये बातें हो रही हैं? देखिए, पहले घुसपैठ की जो बात आपने कही थी, तो घुसपैठ में तो घुसपैठ की अगर मुद्दा अगर झारखंड के चुनाव में उठ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अमित शाह ने इन्होंने तो इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो उन्हीं के अंडर में है। अगर वो घुसपैठ नहीं रोक रहे हैं तो वो मुद्दा कैसे उठा सकते हैं कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है? उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है क्या? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि ये घुसपैठ हो रही है और उसका मुद्दा वो उठा रहे हैं धड़ल्ले से झारखंड में, तो खुद क्या कर रहे हैं? उनके प्रति जवाबदेही को किसी की नहीं है क्या? सही तो बात। ये जवाबदेही तय करने के बजाय हिंदू मुस्लिम उसको रंग देने के लिए, एक आप वोट बटोरने के लिए एक ये मुद्दा आप खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब खुद की गिरेबान में वो झांक नहीं रहे हैं वो। दूसरा, अदानी के बारे में जो बात हो रही है कि अदानी के ऊपर मामला दर्ज हुआ, वहां पे अरेस्ट वारंट निकल गया, लेकिन 2000 करोड़ की जो घूस इंडियन ऑफिशियल्स को दी गई है, भारतीय अधिकारियों को दी गई है, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच अमेरिका करेगा क्या? उसकी जांच तो इस देश में होनी चाहिए। उसके बारे में ना तो बीजेपी कह रहे हैं, ना कोई भक्तगण इसके बारे में कह रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही शर्मनाक है। इसके पहले अगर यही बात अगर कांग्रेस के कार्यकाल में होती, तो मुझे लगता है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सारे बीजेपी के नेता शुरू हो जाते हैं तुरंत बात करने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए। लेकिन आज चूंकि उनका जो चहेता इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इसमें फंसा हुआ है, तो सारे लोग चुप हैं और सिर्फ सोशल मीडिया में काउंटर करने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। प्रधानमंत्री हमेशा की तरह चुप है, वो बात नहीं करते जब तक ऐसा कोई उनके खिलाफ मामला उठता है, तो कई दिनों तक वो बात नहीं करते। तो ये मामला जो है वो बहुत ही गंभीर है और इसकी पूरी साख जो है भारतीय इकोनॉमी की, वो इसमें गिर चुकी है। और बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि टाटा जैसा ग्रुप है, पूरा मल्टीनेशनल ग्रुप बन गया है, तो इस तरह के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ऊपर एक सवाल का खड़ा हो जाएगा, उनके ऊपर वो शक के दायरे में आ जाएंगे।
तो इसके लिए तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये हम जानते हैं। कोई इसमें ना इंक्वायरी होगी ना कुछ होगी। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट जब आई थी तो सेबी की जो चीफ है उनकी और उनके पति की बात उसमें उठी थी। क्या हुआ? एक इंक्वायरी हो गई और मामला खत्म हो गया। ना विपक्ष ने उसके आगे कुछ बात की, ना कोई सत्ता पक्ष के किसी ने बात की, ना ही हमने देखा कि कोई संसदीय समिति ने माधुरी बुच को वहां पे बुलाने की कोशिश की। तो ये जो मामले हैं, जब कांग्रेस की सत्ता आती है तो करप्शन का मामला एकदम देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और बीजेपी की सत्ता जब होती है तो करप्शन का कोई मायने नहीं रहता, क्लीन चिट तुरंत मिल जाती है। ये हमने देखा है। अजय जी देखिए यानी कि चुनाव सुभाष जी, इस्तीफा किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमें जो लग रहा है उस पर नकेल और उस पर नियंत्रण देने की बात है। अब लाल बहादुर शास्त्री का जमाना रहा नहीं, न तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हैं अब तो थोड़ा मुस्कुरा करके फिर उसी तरह से आ जाते हैं और जनता उसी तरह से स्वीकार करती है। अब मान लीजिए कि हम तो संजय झारखंड जी, बिहार अगर की ही बात करेंगे, असम संजय जी की अगर बात कांग्रेस की करेंगे। सत्ता होती, आज कांग्रेस की सत्ता होती और गृह मंत्री अगर कांग्रेस का होता तो उनकी इस्तीफे की बात नहीं आती क्या? नहीं वही वही वहीं पहुंच रहा हूं कि इस्तीफे की बात तो होती तो क्या इस्तीफे से निदान है? निदान तो नहीं है। हम लोग बात करेंगे तो उसके निदान की बात हम लोग करें कि इसका निदान क्या करेंगे, इस पर सख्ती की बात हो और उस सख्ती को किस तरह से निपटाएं, इनके लिए इनके पास ब्लूप्रिंट होने की जरूरत है। अब तमाम लोग मान लीजिए कि हेमंत बिस्व शर्मा की ही बात चलती है तो यही लोग उन पर आरोप लगाते थे। हमारे झारखंड में मधु कोड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने लिया, यही लोग आरोप लगाते थे कि 4,000 करोड़ रुपए का घोटाले का बात था। तो कमलेश सिंह को इन लोगों ने लाया, घोटाले की बात थी। तो ये सब जो बातें आ अजीत रही पवार, हैं, हमारे अजीत पवार 76,000 करोड़। हाँ आपके यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो आपके यहाँ का भी चर्चा आया था। तो अजय जी, स्थिति ये है कि जिस छवि के साथ ये लोग उभरे थे उस तरह से प्रकट नहीं हो पा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की जरूरत है कि हाँ इस पर हम लोग मंथन करें, और जो दाग लग रहे हैं बार बार विपक्ष जो कह रहा है कि अडानी और अंबानी, इसको भी क्लियर कर करके चलना चाहिए। ऐसे कांग्रेसी हुकूमत में भी टाटा बिरला पर आरोप लगते थे कि भाई टाटा बिरला इनको प्रोटेक्शन देते हैं या इनको सरकार जो है टाटा बिरला को प्रोटेक्शन देती है, ऐसी ऐसी बातें आती थी। लेकिन लगातार लगातार सिर्फ कर्ज को माफ करते जाना, ये तो देश के साथ अन्याय है, गरीबों के साथ अन्याय है, हम लोग के साथ अन्याय है कि लगातार उनके कर्जों को माफ करते जाया जाए और 50,000 जिसके पास कर्जा है उसका घर बैल कुर्की कुर्क कर लिया जाए। ये लगातार विपक्ष बोल रहा है, ऐसा नहीं कि विपक्ष नहीं बोल रहा है। अब इस पर देखिए ये लोग कब कदम उठाते हैं, किस ढंग से काम करते हैं, क्योंकि सरकार अभी उनकी है। तो सवाल पत्रकार उन्हीं से करेंगे, जनता उन्हीं से सवाल करेगी, विपक्ष उन्हीं से सवाल करेगा। लेकिन अब उसके बदले में अगर उधर से थोथी दलील दी जाए, बतौलेबाजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। वैसे ये लोग काफी समझदार माने जाते थे और शुरू की जो भाजपा थी उसमें सब पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। हम लोग छोटे थे तो जाते थे, उन लोगों का भाषण सुनने के लिए जाते थे, चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात हो, चाहे अटल जी की बात हो, उठाइए किसी की बात हो उठाइए, उन लोगों का भाषण हम लोग सुनने जाते थे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा अभी अमल करने का जरूरत है। अभी जो संजय जी, आपने कहा कि हाँ भाई भागा सही भागी बात है। होगा, ये कौन संस्कृति पैदा हुई, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो। अभी घुसपैठ चुनाव लेकिन कल है। रुकेगी अब नहीं आप संजय जी, घुसपैठ अब रुकेगी नहीं, क्योंकि क्योंकि जो चीप लेबर का मुद्दा है ना वो विश्व में है। यहाँ के पंजाब के लोग जाते हैं बोट से अमेरिका में या ग्रीक में चले जाते हैं और वहां पे बोट डूबने की कई घटनाएं हमने देखी है। तो इलीगल तरीके से इमिग्रेंट्स जाना ये तो पूरे विश्व में ही प्रॉब्लम है, और ट्रम्प इसी को लेकर तो जीत के आए हैं वहां पे। तो ये चीप लेबर जो है वो खत्म यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो ज्यादा हमेशा वेजेस मांगेंगे, ज्यादा मजदूरी मांगेंगे, और ये बाहर के लोग हैं वो आसानी से सस्ते में मिल जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि जब राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो मुद्दा उठाया था, वो एक्चुअली जो रियल्टी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे,
वो सबसे ज्यादा पैसे मांग रहे थे, उत्तर भारतीयों को हटा के वहां पे बांग्लादेशी आ गए। तो ये मामला जो है वो चीप लेबर से जुड़ा हुआ है, मार्केट इकोनॉमी का जो मामला है, इसलिए उसको सिर्फ राजनीतिक रूप से देखना वो उचित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और आप दोनों के बात से मुझे एक चीज नजर आया, और अपने व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि दोनों ही प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में एक मंथन की जरूरत है। आम आदमी इस इंतजार में है कि इस मंथन से विष निकलता है या मणि, जो भी निकलेगा वो सिरोधार होगा, पर मंथन तो करो, मंथन तो करो। जी नमस्कार, बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ थे, और कल के विश्लेषण पे हम आपके साथ फिर आएंगे, अपने मित्रों के साथ, अपने वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।